हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 4 प्रशासनिक व्यवहार पार्ट 5। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम कर रहे हैं अभिप्रेरण के सिद्धांत मैस्लो व हर्ट्ज़बर्ग। अर्थ क्या है? शब्द अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन लातीन शब्द मोव्रे से निकला है जिसका अर्थ है चलना, यानी मोव्रे जिसका अर्थ क्या है? चलना। सांगठनिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरणा का अर्थ है एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। क्या है इसका अर्थ? कि एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। रेसिस लेक्टस अभिप्रेरणा को प्रबंधन के मर्म के रूप में देखते हैं। रेसिस लेक्टस किस रूप में देखते हैं? तो प्रबंधन के मर्म के रूप में देखते हैं। डेफिनेशन किस किसने दी है? तो फ्रेड लुथांस कहते हैं अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी या व्यवहार को सक्रिय करने वाली जरूरत या एक आवेग के साथ शुरू होती है जिसका लक्ष्य कोई उद्देश्य या प्रोत्साहन है। कुर्ट्ज व ओर्डनेल कहते हैं कि अभिप्रेरणा आवेगों, जरूरतों, इच्छाओं और समान शक्तियों के उस संपूर्ण वर्ग पर लागू होने वाला एक सामान्य शब्द है जो किसी व्यक्ति या समूह को काम करने के लिए प्रेरित करे। बेराल्सन व स्टीनर कहते हैं कि कोई अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो लक्ष्य पूर्ति की और व्यवहार को ऊर्जा सक्रिय या प्रेरित अंतः प्रेरणा को निर्देशित या मार्गदर्शित करे। मार्गन कहते हैं कि अभिप्रेरणा जरूरतों द्वारा शुरू किए गए और लक्ष्यों की ओर निर्देशित व्यवहार की ओर इशारा करने वाला एक सामान्य शब्द है। इस प्रकार प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ऊर्जास्थित और सक्रिय करती है। सिद्धांत मॉडल क्या है इसके? अभिप्रेरणा सिद्धांत की दो श्रेणियां हैं, अर्थात अंतर्वस्तु और प्रक्रिया। ये दो श्रेणी हैं, सिद्धांत इसके हैं। दोनों के बीच फर्क करते हुए फ्रेड लुथांस कहते हैं कि अंतर्वस्तु सिद्धांत का सरोकार मनुष्य की जरूरतों, आवेगों की पहचान करना है, अर्थात कैसे ये जरूरतें, आवेग प्राथमिकता क्रम में व्यवस्थित होती है। दूसरी ओर प्रक्रिया सिद्धांत का ज़्यादा सरोकार उन संज्ञानात्मक पूर्ववृत्तों से होता है जो प्रेरणा या प्रयास में होते हैं और जिस रूप में वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार जे.एस. चंदन कहते हैं अंतर्वस्तु सिद्धांत उन आवेगों और जरूरतों को निर्धारित करने और उल्लेखित करने का प्रयास करते हैं जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत उन प्रवृत्ति कारकों की पहचान करने के प्रयास करते हैं जो प्रेरणाओं और उनके आपसी संबंधों में होते हैं। इस प्रकार अंतर्वस्तु सिद्धांत का नाता इस बात से होता है कि लोगों को काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत ये देखता है कि कैसे प्रेरणा काम करती है। मास्लो, मैकग्रेगर, हर्ट्ज़बर्ग व एडल्फर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत महत्वपूर्ण अंतर्वस्तु सिद्धांत है, जबकि विक्टर ब्रूम, पॉटर लॉलर, स्टेसी एडम्स व हेराल्ड कैली द्वारा प्रतिपादित प्रेरणा की मुख्य प्रक्रिया सिद्धांत है। प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की नीचे व्याख्या दी गई है। सबसे पहला क्या है? पारंपरिक सिद्धांत। प्रेरणा के पारंपरिक सिद्धांत के 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रेरणा का एकलवादी सिद्धांत, प्रेरणा का आर्थिक सिद्धांत और प्रेरणा का कैरेक्टरिस्टिक उपागम। प्रेरणा मानव प्रेरणा का पारंपरिक सिद्धांत इसकी व्याख्या सिर्फ
आर्थिक कारकों के अर्थ में करता है। यह मानता है कि प्रत्येक कर्मचारी एक क्लासिकीय आर्थिक मनुष्य है, यानी पैसा कमाने वाला मनुष्य है, जो अपनी आर्थिक आय को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इस प्रकार ये सिद्धांत कहता है कि लोग उस स्थिति में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं जब पर्याप्त भौतिक पुरस्कार मौजूद हो। जब खराब प्रदर्शन की स्थिति में सजा का भारी दंड हो, जैसे पुरस्कार वापस ले लेना, तो उस समय क्या करते हैं लोग, मेहनत कर अच्छा उत्पादन कर लेते हैं डर की वजह से। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के पिता F.W. टेलर इस उपागम के पहले प्रमुख प्रतिपादक थे और बाद में सभी क्लासिकीय चिंतकों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन मानव संबंधवादियों और व्यवहारवादियों ने इस जमीन पर इस सिद्धांत की आलोचना शुरू की। यह अति सरलीकृत है और गैर आर्थिक, गैर जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा करके मानव प्रेरणा को कम करके आंकता है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि मुझे ये सामान्य अनुभव की बात लगती है कि मनुष्य के एक बेहद छोटे से हिस्से को छोड़ दे तो भौतिक इनाम जीविकोपार्जन स्तर के आगे अप्रभावी होता है, कि जो जीवन यापन करने का स्तर है उसके आगे अप्रभावी होता है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य ना तो भौतिक वस्तुओं के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और ना ही इसके ऊपर उन्हें सांगठनिक प्रयास में उनके संभव योगदान के एक हिस्से से ज़्यादा को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम। अब्राहम मैस्लो ने अपने क्लासिकीय शोध पत्र ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में मानव प्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये पेपर में कितनी बार पूछे जाते हैं क्रम वाइज, इसकी उनकी लोकप्रिय पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में प्रकाशित हुई। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मानव प्रेरणा का पहला व्यवस्थित अवधारणात्मक मॉडल है। उन्होंने समझाया कि मानवीय जरूरतें मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने मानव व्यवहार को मनोविश्लेषण के जरिए समझा है। ये डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या है, मैस्लो का आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम है। सबसे पहले क्या आता है, आत्म वास्तविकरण आवश्यकता, सेकंड नंबर पे सम्मान आवश्यकता, थर्ड नंबर पे सामाजिक आवश्यकता, फोर्थ नंबर पे सुरक्षा आवश्यकता और फिफ्थ नंबर पे शारीरिक आवश्यकता। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अधीन बढ़ते क्रम में व्यवस्थित मानवीय आवश्यकताओं के 5 स्तर बताएं। सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता, यानी बढ़ते क्रम नीचे से ऊपर के क्रम में बताया है। शारीरिक आवश्यकता में क्या है, जैविक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स और नींद, ये क्या है, शारीरिक आवश्यकता। सेकंड है सुरक्षा आवश्यकता, जिसमें रक्षा आवश्यकता की बात की जाती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, धमकियां या खतरों से बचना। थर्ड है सामाजिक आवश्यकता, जैसे प्रेम आवश्यकता, सामूहिक परिवार, दोस्ती, संबंध का एहसास। फोर्थ है सम्मान आवश्यकता, यानी अहम की आवश्यकता, जिसमें 2 समूहों में बांटा जा सकता है, उपलब्धि आवश्यकता और आत्मविश्वास, स्वतंत्र योग्यता और पहचान की आवश्यकता, जैसे हैसियत या महत्व पसंद। फिफ्थ है आत्म वास्तविकरण आवश्यकता, जैसे आत्मपूर्ति, अपनी संभावित क्षमताओं की अनुभूति करना या रचनात्मक। आत्म वास्तविकरण शब्द का प्रयोग पहली बार कर्ट गोल्डस्टीन ने किया था। मैस्लो ने आवश्यकताओं को निम्न क्रम आवश्यकताओं, शारीरिक, सुरक्षा और सामाजिक, और उच्च क्रम आवश्यकता सम्मान और आत्म वास्तविकरण में बांटा है। मैस्लो के अनुसार मानव आमतौर पर पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। जब ये पूरी हो जाती है तो मानव व्यवहार को प्रेरित नहीं करती। लोग अब अगले उच्च क्रम की आवश्यकता यानी सुरक्षा आवश्यकता से प्रेरित होते हैं।
जब उसकी भूख खत्म हो गई उसके बाद क्या होगा, वो सुरक्षा के बारे में सोचेगा अपने। इस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को क्रम से और चरणबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। इस प्रकार किसी संतुष्ट आवश्यकता की प्रचंडता अपरिहार्य कम होती है कि उसकी आगे बढ़ने की इच्छा, उसके बाद उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, वो कम होती जाती है और एक दूसरी असंतुष्टि मांग इसकी जगह लेने में उभरती है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी, पर वो किसी भी चीज़ से क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन संतोष एक सापेक्ष शब्द है, अर्थात आवश्यकताओं का उदय एक क्रमिक परिघटना है, अचानक होने वाली परिघटना नहीं है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता का पदानुक्रम इतना कठोर नहीं जितना अवधारणा में प्रेरित प्रतीत होता है, कि ये इतना भी कठोर नहीं है कि जितनी अवधारणा में बताई गई है। और आवश्यकताएं कोई पृथक खंड नहीं है। इस प्रकार मानवीय आवश्यकताएं अंतर्निर्भर, अंतर्संबंधित और एक दूसरे का आच्छादन करने वाली और मानव व्यवहार बहुप्रेरित होता है। हालांकि मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत में एक अद्वितीय योगदान है, किंतु इसकी निम्न आलोचकों ने आलोचना की है। अब क्या की है, इनकी जो आवश्यकता है, जो प्रेरणा सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की गई है। सबसे पहले है लॉलर, शटल व पॉटर्स ने अपने अध्ययनों में पाया कि मानव आवश्यकताएं मैस्लो द्वारा बताए गए पदानुक्रम के अनुरूप नहीं है। हॉल व न्यूगेन भी इससे सहमत हैं, जो ये राइटर है क्या है, इससे सहमत हैं। सेकंड है कोफर व एप्पलबी ने मैस्लो के आत्म वास्तविकरण की अवधारणा की अस्पष्टता, ढीलेपन और अपर्याप्त के लिए आलोचना की है। थर्ड है वाभा व बर्डवेल ने अपनी अनुसंधान में पाया कि मानव आवश्यकताओं के दो प्राथमिक समूह होते हैं, अभाव आवश्यकताएं और वृद्धि आवश्यकताएं, न कि मैस्लो द्वारा बताई गई 5 आवश्यकताएं। फोर्थ है माइकल नेस के अनुसार, हालांकि मैस्लो की सिद्धांत दिलचस्प है मगर ये वैध नहीं है। वे कहते हैं मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के साथ कठिनाई यह है कि यह उन प्रबंधकों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक नहीं बन सकता है जो लोगों को उत्पादक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। फिफ्थ है बॉस व बेरेल्ट कहते हैं कि मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत सही होने की बजाय लोकप्रिय और दिलचस्प है, कि वो सही बात की जगह क्या है, लोकप्रिय और दिलचस्प है। मैग्रेगर का एक्स व जेड सिद्धांत, डगलस मैग्रेगर ने अपनी पुस्तक, अभी हम मैस्लो के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम मैग्रेगर के बारे में पढ़ेंगे। एक्स वाई का सिद्धांत, ये भी पेपर में पूछा जाता है इनके सिद्धांत के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। डगलस मैग्रेगर ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में प्रेरणा के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे लोकप्रिय रूप से एक्स वाई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तर्क देते हैं कि मानव संसाधनों को नियंत्रित करने के बारे में प्रबंधन जो वैचारिक कल्पनाएं करते हैं वे पूरे उद्यम के चरित्र को निर्धारित कर देता है। उनकी मुख्य परिकल्पना यह रही कि हर प्रबंधकीय कार्य का आधार कोई सिद्धांत होता है। मैग्रेगर के अनुसार प्रबंधन संगठनों में मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में 2 प्रकार की कल्पनाएं करता है। ये 2 ठीक विपरीत किस्म की कल्पनाएं उसके द्वारा सिद्धांत X व सिद्धांत Y कहलाती है। सिद्धांत X क्या है? प्रबंधन के प्रति क्लासिकीय उपागम यानी निर्देशात्मक प्रबंधन पर प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो Y सिद्धांत है वो प्रबंधन के प्रति व्यवहारवादी उपागम यानी भागीदारी प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। X किसका करता है? तो क्लासिकीय उपागम का, और Y किसका करता है? व्यवहारवादी उपागम का प्रतिनिधित्व करता है।
इस प्रकार सिद्धांत x कार्य केंद्रित है, जबकि सिद्धांत y कार्य केंद्रित और जन केंद्रित दोनों है। मैग्रेगर ने सिद्धांत x को प्रबंधकीय निर्देशन व नियंत्रण का पारंपरिक उपागम और सिद्धांत y को व्यक्तिगत और सांगठनिक लक्ष्यों का एकीकरण कहा है। मैग्रेगर के अनुसार x के तहत प्रबंधक मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में निम्न कल्पनाएं करता है। क्या करता है? सबसे फर्स्ट है, एक औसत मानव को काम के प्रति स्वाभाविक घृणा होती है और वह अगर इसे टालने की संभावना रखता है तो वह इसे अवश्य टालेगा। अगर काम के प्रति घृणा रखता है, उसे काम करने में दिलचस्पी नहीं है, तो क्या करेगा? उसे टालता जाएगा और वह अवश्य ही उसे टाल देगा कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है इस काम को। सेकंड है, काम के प्रति घृणा की इस मानव विशेषता के कारण ज़्यादातर लोगों को सांगठनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयास करवाने के लिए पीड़ित, नियंत्रित, निर्देशित और सजा से धमकाना पड़ता है। थर्ड है, औसत मनुष्य निर्देशित होना पसंद करता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है, कम महत्वाकांक्षी होता है और सर्वोपरि सुरक्षा चाहता है। सिद्धांत x जो है के तहत नकारात्मक उपागमों के विपरीत मैग्रेगर ने सिद्धांत y के तहत निम्न सकारात्मक कल्पनाओं को दर्ज किया है। सबसे पहला है, कार्य में शारीरिक और मानसिक प्रयास करना उतना ही स्वाभाविक है जितना खेलना या आराम करना। औसतः मानव काम से घृणा नहीं करता। यह नियंत्रण स्थितियों पर निर्भर करता है कि काम संतोष का स्रोत भी हो सकता है, जो क्या है कि ऐच्छिक रूप से किया जाए, यह दंड का भी स्रोत हो सकता है संभव होने पर जिसे बचाया जाए। सेकंड है, प्रयासों का सांगठनिक उद्देश्य के करीब लाने का बाहरी नियंत्रण और सजा का भय एकमात्र माध्यम नहीं है। मनुष्य उन उद्देश्यों की सेवा में आत्मनिर्देशन और आत्मनियंत्रण लागू करेगा जिनके प्रति वह प्रतिबद्ध है। थर्ड है, उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता उपलब्धि के साथ जुड़े इनामों का काम है। उदाहरण के लिए ऐसे इनामों से सबसे महत्वपूर्ण जैसे अहम और आत्म वास्तवीकरण, आवश्यकताओं की तुष्टि, सांगठनिक उद्देश्यों की और निर्देशित प्रयासों का सीधा नतीजा हो सकता है। फोर्थ है, उचित स्थितियों के अंतर्गत एक औसत मानव न सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकारना सीखता है बल्कि जिम्मेदारियों की खोज करना भी सीखता है। जिम्मेदारी से बचना, महत्वाकांक्षा का अभाव और सुरक्षा पर जोर अक्सर अनुभव से पैदा होते हैं, वे स्वाभाविक मानवीय गुण नहीं होते हैं। फिफ्थ है, सांगठनिक समस्याओं के समाधान में कल्पना, मेधाविता और रचनात्मक के अधिक उपयोग की क्षमता लोगों में काफ़ी होती है। सिक्स्थ है, आधुनिक औद्योगिक जीवन की स्थितियों के अंतर्गत एक औसत मानव की बौद्धिक क्षमताओं का सिर्फ आंशिक रूप में ही उपयोग किया जा सकता है। मैग्रेगर के अनुसार सिद्धांत x को चलाने वाला केंद्रीय सिद्धांत प्राधिकार के प्रयोग द्वारा निर्देशन और नियंत्रण करना है। इसे स्केलीय सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत y से निकलने वाले केंद्रीय सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत ऐसी स्थितियों की रचना जो एक संगठन के सदस्यों को अपने प्रयासों को उद्यम की सफलता की ओर निर्देशित करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जाए। मैग्रेगर ने कहा कि सिद्धांत y की कल्पनाएं आदमी को वृद्धि और विकास की संभावनाओं से भरपूर एक गतिमान सकारात्मक प्राणी के रूप में समझती है। इन कल्पनाओं में सिद्धांत की x कल्पनाओं से प्रबंधकीय रणनीति के अलग निहितार्थ है। इनका समाहार तालिका 4.3 में किया गया है। क्या कहा गया है तालिका में कि सिद्धांत x व सिद्धांत y के प्रबंधकीय निहितार्थ यानी प्रबंधकीय कार्य सिद्धांत x और सिद्धांत y
लक्ष्य निर्धारण, तो एक्स में क्या होता है सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण में अधिष्ठों की कम भागीदारी होती है और वाई सिद्धांत में लक्ष्य निर्धारण में अधिष्ठ भाग लेते हैं। सेकंड है संचार नीचे की ओर जाता है, किधर जाता है, नीचे की ओर, और वाई सिद्धांत में नीचे की ओर और ऊपर की ओर, नीचे की ओर और ऊपर की ओर जनतांत्रिक भागीदारी होती है। फोर्थ है पर्यवेक्षण यानी निकट, एक्स सिद्धांत में क्या होता है, निकट होता है और ये वाई सिद्धांत में सामान्य होता है। नियंत्रण बाहरी और कठोर होता है और वाई सिद्धांत में आंतरिक व आत्मनियंत्रण पर आधारित होता है। प्रेरणा दंडनात्मक और पीड़ित होता है और वाई सिद्धांत में इनाम देने वाली और प्रशंसनात्मक होती है। यानी वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेरणा में अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको इनाम दिया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है, और एक्स सिद्धांत में उसको दंड दिया जाता है, उसको पीड़ित किया जाता है क्योंकि वो काम से क्या करता है, काम चोरी करता है, उसको टालने की कोशिश करता है। मूल्यांकन गलती निकालना, एक्स सिद्धांत में क्या होता है, गलती निकालना, और वाई सिद्धांत में क्या होता है, समाधान, समस्या का समाधान करना। मैग्रेगर ने अंत में कहा कि सिद्धांत एक्स की कल्पनाओं पर आधारित प्रबंधकीय रणनीति व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। हर्ट्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत क्या है, तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत या प्रेरणा रक्षण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उनकी दो लोकप्रिय पुस्तकें हैं, कौन सी है, द मोटिवेशन टू वर्क 1959 और वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1963। हर्ट्ज़बर्ग ने पीटर्सबर्ग उद्योग की आबादी के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली 200 इंजीनियरों और अकाउंटेंटों हर्ट्ज़बर्ग ने पीटर्सबर्ग उद्योग की आबादी के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 इंजीनियरों और अकाउंटेंटों का एक जानने के लिए साक्षात्कार लिया, यानी उनका इंटरव्यू लिया कि प्रेरणा के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। उन्होंने विश्लेषण के लिए सूचनाएं जुटाने में महत्वपूर्ण घटना पद्धति का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन लोगों से काम पर हुई उन घटनाओं के अनुभव के बारे में पूछा जो या तो उन्हें कार्य संतोष में विशेष वृद्धि में परिणामित हुई है या कार्य संतोष में कमी की ओर ले गई है, या तो उनके कार्य में उन्हें वृद्धि की ओर ले गई है या तो उनके कार्य में कमी की ओर ले गई है। हर्ट्ज़बर्ग ने पाया कि कार्य संतोष में संलग्न कारकों का समुच्चय कार्य असंतोष में संलग्न कारकों के समुच्चय से पूरी तरह भिन्न है, यानी उनके जो असंतोष संलग्न है उससे क्या है, पूरी तरह भिन्न है। पहले कारकों के समुच्चय को उन्होंने संतोष कारक या प्रेरक या वृद्धि कारक या आंतरिक कारक कहा है और कारकों के दूसरे समुच्चय को असंतोष कारक कहा है, यानी जो एक कारक है उसे क्या कहा है, संतोष कारक, और जो दूसरा समुच्चय कारक है उसे क्या कहा है, असंतोष कारक। यानी हाइजीन कारक या परिरक्षण कारक का बाहरी कारक कहा है, जो आपको इस तालिका में बताया गया है। हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत क्या है, हाइजीन कारक और प्रेरक। कंपनी नीति और प्रशासन क्या करता है, प्रेरक क्या होती है, उसकी उपलब्धि होती है। पर्यवेक्षण तकनीक यानी उसकी पहचान होती है। वेतन स्वयं कार्य करना। अंत व्यक्तिगत संबंध जिम्मेदारी उन्नति। कार्य की स्थिति समृद्धि। प्रेयस के साथ संबंध निजी जीवन और अधिष्ठों के साथ संबंध सामाजिक दर्जा सुरक्षा रोजगार संबंधी। हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार कारकों के दोनों समुच्चयों की दो अलग विषय वस्तु है। प्रेरक मनुष्य के उसके काम से संबंध
की व्याख्या करते हैं, यानी उसकी कार्य अंतवस्तु। दूसरे शब्दों में कहे तो वे काम की प्रकृति से जुड़े होते हैं और काम के अंदर निहित होते हैं। वे व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन और प्रयास के लिए प्रेरित करने में प्रभावी होते हैं। इस प्रकार वे अपनी गैर मौजूदगी से असंतोष नहीं पैदा करते अगर उनकी उपस्थिति संतोष को जन्म देती है। दूसरी ओर हाइजीन कारक मनुष्य के उस परिप्रेक्ष्य या परिवेश से संबंध की जाती है की व्याख्या करते हैं जिनमें वह अपना काम करता है। दूसरे शब्दों में कहो तो वे काम के परिवेश और सीमावर्ती पहलुओं से जुड़े होते हैं, इसलिए उसके बाहर है। वे व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन और प्रयास के लिए प्रेरित नहीं करते। वे कार्य असंतोष को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और यथास्थिति बनाए रखते हैं। इस प्रकार वे अपनी गैर मौजूदगी से असंतोष पैदा करते हैं और उनकी मौजूदगी संतोष नहीं लाती है। यानी कि जब एक प्रेरक वहाँ होता है तो उससे क्या होती है, उनको मौजूदगी उसकी संतोष नहीं लाती, उससे भी संतुष्ट नहीं होती। और गैर मौजूदगी उसकी अगर वहाँ हाजिर नहीं होता है तो भी वहाँ पे क्या होता है, असंतोष पैदा हो जाता है। जैसा कि फ्रेड लुथांस समाहार करते हैं, अपने प्रभाव में यह कारक अभिप्रेरणों को एक सैद्धांतिक शून्य स्तर ले जाते हैं और असंतोष रोकने के अनिवार्य तल के रूप में होते हैं। हाइजीन कारक स्वयं के द्वारा प्रेरित नहीं करते, यानी जो हाइजीन कारक होते हैं वो खुद ही प्रेरित नहीं होते हैं। हर्ज़बर्ग ने हाइजीन शब्द का प्रयोग इसके चिकित्सीय प्रयोग के रूप के तौर पर किया है, जिसका अर्थ है रोकने वाला और परिवेशीय। हाइजीन का क्या अर्थ है, रोकने वाला, परिवेशीय। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने असंतोष कारक को हाइजीन कारक इसलिए कहा क्योंकि वे मानसिक हाइजीन से मिलते जुलते तरीके से काम करते हैं। हाइजीन उपचारात्मक नहीं है मगर वह निवारक है। हर्ज़बर्ग के अनुसार हाइजीन कारक अभिप्रिय स्थिति को टालने के कारण कार्य असंतोष की ओर ले जाते हैं। दूसरे और प्रेरक आत्म वास्तविकरण की वृद्धि की जरूरत के कारण कार्य संतोष की ओर ले जाते हैं। उसके शब्दों में कार्य की प्रवृत्ति के दो आयाम मनोवैज्ञानिक स्तर पर द्विआयामी आवश्यकता संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं। एक आवश्यकता प्रणाली अभिप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए और एक समानांतर आवश्यकता प्रणाली व्यक्तिगत वृद्धि के लिए होती है। हर्ज़बर्ग ने कहा कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं को विपरीत दिशा में जाते हुए दो समानांतर रेखाओं के रूप में चित्रित किया जा सकता है। पहला है पशु आदम परिवेश जनित पीड़ा को टालना और सेकंड है मानव यानी अब्राहम कार्यों में समृद्धि की तलाश करना। यह तीर उसकी पशु आदम प्रकृति को चित्रित करता है, जिसका सरोकार परिवेश में पैदा हो रही पीड़ा से बचना है। दूसरी तीर आदमी की मानव अब्राहम प्रकृति को चित्रित करता है, जिसका सरोकार आत्मपूर्ति या कामों को पूरा करने के जरिए मनोवैज्ञानिक विकास करने से है। हर्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत का निम्न रूप में समाहार किया जा सकता है। सबसे पहला है कार्य संतोष पैदा करने में संगलन कारक कार्य असंतोष पैदा करने वाले कारकों से अलग और भिन्न होते हैं। सेकंड है कार्य संतोष का उल्टा कार्य असंतोष नहीं बल्कि कार्य संतोष का ना होना है। थर्ड है उसी प्रकार कार्य असंतोष का उल्टा कार्य संतोष नहीं बल्कि कार्य असंतोष का ना होना है। इस प्रकार प्रेरक मुख्यतः एक ध्रुवीय होते हैं, अर्थात वे कार्य असंतोष में काफ़ी कम योगदान करते हैं। इसके विपरीत हाइजीन कार्य संतोष में काफ़ी कम योगदान करते हैं। हर्ज़बर्ग ने संगठनों में काम कर रहे लोगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, हाइजीन ढूंढने वाले और प्रेरणा ढूंढने वाले। उनकी
चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख तालिका 4.5 में किया गया है। क्या है? हाइजीन और प्रेरणा खोजकर्ता के चारित्रिक गुण। हाइजीन खोजकर्ता क्या गुण हैं इनके? तो परिवेश की प्रकृति से प्रेरित होते हैं, कार्य परिप्रेक्ष्य के विभिन्न पहलुओं से पुराना और अत्यधिक असंतोष जैसे वेतन पर्यवेक्षण, कार्य की स्थिति, पद, कार्य सुरक्षा, कंपनी नीति व प्रशासन, साथी कर्मचारी होता है। थर्ड है हाइजीन कारकों में सुधार के लिए संतोष के प्रति अति प्रतिक्रिया होती है। फोर्थ पॉइंट है जब हाइजीन कारकों में सुधार हो तो संतोष की अल्प अवधि होती है। फिफ्थ पॉइंट है जब हाइजीन कारकों में सुधार न हो तो अति प्रतिक्रिया होती है। सिक्स पॉइंट है उपलब्धियों से कम संतोष का एहसास होता है। जो भी उपलब्धि होती है उससे क्या होता है? कम संतोष का एहसास होता है। सेवन पॉइंट है अपने द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार और गुणवत्ता में कम दिलचस्पी होती है। एट पॉइंट है सामान्यतः काम और जीवन के सकारात्मक गुणों के प्रति उदासीनता होती है। नाइन पॉइंट है अनुभवों से पेशेवर तौर पर लाभ नहीं होता है। और 10 पॉइंट है सांस्कृतिक शोरगुल से त्रस्त होता है, जिसमें उसका फर्स्ट पॉइंट है अति उदार अति रूढ़िवादी होता है। सेकंड पॉइंट है तोता या रंटट प्रबंधन दर्शन होता है। और थर्ड है शीर्ष प्रबंधन से अधिक शीर्ष प्रबंधन की तरह व्यय करता है, काम करता है। और 11 पॉइंट है प्रतिभा के चलते काम में सफल हो सकता है, कि जो उसकी प्रतिभा है उसके कारण वो क्या होता है? काम में सफल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेरणा खोजकर्ता के गुण क्या हैं। पहला है काम की प्रकृति से प्रेरित। सेकंड है खराब हाइजीन कारकों के प्रति ज़्यादा सहनशीलता। थर्ड है हाइजीन कारकों में सुधार के प्रति कम प्रतिक्रिया। फोर्थ है समान। फिफ्थ है हर हाइजीन कारकों में सुधार की आवश्यकता को तो नरम संतोष असंतोष पैदा करना। सिक्स्थ उपलब्धियों से ज़्यादा संतोष का एहसास होना, जो भी उपलब्धि हुई है उससे ज़्यादा संतोष का एहसास होना। 7 पॉइंट है अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार का आनंद लेने की क्षमता का प्रदर्शन करना। 8 पॉइंट है सामान्यतः काम और जीवन के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखना। 9 पॉइंट है अनुभवों से पेशेवर तौर पर लाभ पाना, यानी जो अनुभव है और जो उनका काम है उस पे लाभ पाना। 10 पॉइंट है आस्था तंत्र निष्ठावान और सुविचारित रखना। 11 पॉइंट है एक अति उपलब्धिकर्ता हो सकता है। वो क्या हो सकता है? इस कारण कि वो उस एक ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। मैस्लो के विवरणात्मक सिद्धांत के विपरीत हर्ट्ज़बर्ग का सिद्धांत निर्देशात्मक है। इस प्रकार हर्ट्ज़बर्ग ने संगठन के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार की पारंपरिक अवधारणा के स्थान पर कार्य समृद्धि की अवधारणा का सुझाव दिया। हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार कार्य समृद्धि को तकनीक के काम के मनोन्नयन इस तरह शामिल है कि उपलब्धि, मान्यता, जिम्मेदारी, उन्नति और वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कि उसकी जो वृद्धि है कैसा है कि जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें जो उपलब्धि है, मान्यता है, जिम्मेदारी है, उन्नति और वृद्धि है, ये सब कुछ वो पा सकता है। इसमें अनिवार्य रूप से ज़्यादा काम नहीं होता, बल्कि काम की योजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन के अर्थों में ज़्यादा स्वायत्तता, जवाबदेही और जिम्मेदारी शामिल होती है। इस प्रकार कार्य विस्तार जो काम को क्षैतिज रूप
से भारग्रस्त विस्तारित करता है और इसकी पहुंच को बढ़ाता है। वे विपरीत कार्य समृद्धि काम का ऊर्ध्वाधर रूप से भारग्रस्त होता है और इसकी गहराई को बढ़ाती है। मगर हर्ट्ज़बर्ग का प्रेरणा सिद्धांत लोकप्रिय होने के बावजूद कई आलोचकों का निशाना बना है। हाउस व विगडॉर ने इसकी निम्न 5 आधारों पर आलोचना की है। सबसे पहला है पद्धतिबद्ध है। ये क्या है? पद्धतिबद्ध है, अर्थात ये अनुसंधान और सूचना संकलन को महत्वपूर्ण घटना पद्धति द्वारा सीमित है। इस पद्धति के अनुसार जवाब देने वालों के से केवल अति संतोषप्रद और अति असंतोषप्रद घटनाओं के बारे में पूछा गया था। सेकंड है मूल्यांकनकर्ताओं की पक्षधारता, अर्थात मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निरंतर मूल्यांकन काम रखने के लिए कोई नियंत्रण नहीं था। थर्ड है अनुसंधान संपूर्ण कार्य संतोष का मापन करने में असफल रहा क्योंकि इसने केवल अत्यधिक प्रसन्नता की माप की। फोर्थ पॉइंट है स्थितिगत प्रवृत्ति कारकों की उपेक्षा के कारण यह पूर्व शोधों के साथ अनिरंतर है। फिफ्थ पॉइंट है इसकी शोध पद्धति ने सिर्फ संतोष पर ध्यान दिया, उत्पादकता पर नहीं। किसने सिर्फ उसको संतोष कैसे मिलना चाहिए इस पे ध्यान दिया है, ना कि उसकी उत्पादनकर्ता पे। माइकल नैश ने मास्लो व हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांत को प्रमुख गलत सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया है। कौन कहते हैं? माइकल नैश। हिंटन ने भी हर्ट्ज़बर्ग की शोध पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं। मयास शोध की खोजों ने हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांत का केवल आंशिक समर्थन किया है और डोनाल्ड सेवेब को हर्ट्ज़बर्ग की पद्धति लागू करने पर अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रेरणा के अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? सिद्धांत का नाम उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे इसके? डेविड मैकलैंड 1953 में प्रकाशित हुई थी, इन्होंने प्रतिपादन किया था। सेकंड है सकारात्मक प्रबलीकरण सिद्धांत यानी व्यवहार सुरक्षा सिद्धांत या उत्पादक अव्यवस्थापन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? B.F. स्किनर 1953। थर्ड है उद्देश्य द्वारा प्रबंधन MBO सिद्धांत। किसका था? पीटर ड्रकर का 1955। परिपक्व और अपरिपक्व सिद्धांत किसका था? क्रिस ऑर्गरिस का। कब? 1957 में। फिफ्थ है प्रत्याशा सिद्धांत या VIE सिद्धांत। विक्टर ब्रूम का था 1964 में। समानता सिद्धांत J. स्टेसी एडम्स का था 1965 में। प्रदर्शन संतोषकारी सिद्धांत पॉटर व लॉलर का था 1968 में। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत एडविन लॉक का था 1968 में। ERG सिद्धांत कैलेंटन एडल्फर का था 1972 में। आरोपण सिद्धांत हेराल्ड कैली का था 1973 में। और सिद्धांत जड़ विलियम आउची व एडल्फर जीगर का था 1978 में। तो आज के लिए सिर्फ वीडियो इतना ही, ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम करेंगे चैप्टर 5। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।